हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति है उसका स्टडी करेंगे, जो कि वेरियस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीए टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स का टॉपिक पूछा जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एनटेक स्टडी को यूट्यूब चैनल पर सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल पे और यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जा सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हम इतने एफर्ट कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति, सिंपल पेंडुलम, सरल आवर्त, सरल लोलक, टाइम पीरियड आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का आवर्तकाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम में ऊर्जा का संरक्षण का नियम, इक्वेशन ऑफ SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं जो कि थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। इन केस आपके एग्जाम में थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकें, तो ये हमारा टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या है। ऐसी गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होती है तथा दिशा विपरीत होती है। मतलब ऐसी गति या चाल, गति कह सकते हैं, जहाँ पे त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के समानुपाती हों। त्वरण अगर बढ़ रहा है तो विस्थापन बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है तो विस्थापन घट रहा है, और उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, तो ऐसी कंडीशन जहाँ बनेगी हम उसे सरल आवर्त गति के अंदर कह देंगे। त्वरण इक्वल टू माइनस विस्थापन, माइनस साइन केवल और केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा त्वरण है और विस्थापन, इनकी जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत है। स्मॉल ए इक्वल टू माइनस ए वाई माइनस वाई यानी कि विस्थापन को स्मॉल वाई और त्वरण को स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखें, सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी और गति नहीं है जिसको हम सरल आवर्त गति के अंदर रख सकते हैं। तो एक प्रकार से सिंपल पेंडुलम जो है, सरल लोलक है, उसको हम सरल आवर्त गति मानते हैं और उसी को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा आता है, परवलयाकार होता है। तो ये 4-5 पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, आवर्ती गति किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, तो ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए, यानी कि एक ही पॉइंट के पैता वो बार बार घूमे, इधर उधर घूमे या फिर चारों तरफ घूमे, तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे आप झूले की गति देखे होंगे, माध्य स्थिति से दोनों तरफ वो मूव करता रहता है। घड़ी के सुई की गति या लोलक, ठीक है, जो किसी घड़ी में लोलक लगा होता है, पेंडुलम लगा होता है वो। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट और आपको सीखने को मिलेगा, जो सरल लोलक है वो आवर्ती गति में भी है और सरल आवर्त गति में भी है, यानी कि सभी सरल आवर्त गति करने वाले जो एग्जाम्पल हैं सभी सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति हैं, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। इसमें कुछ इसकी शब्दावली बनती हैं जो कि हम पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके जो छोटे छोटे शब्दावली बनते हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट हो वो क्लियर रहे, जो भी डिफिनेशन मैं बताऊँ आपको समझ आए। तो सिंपल पेंडुलम के अंतर्गत हम देखते हैं 5 पॉइंट हैं हमारे पास। पहला देखते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मीन पोजीशन, यानी कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मीन पोजीशन या माध्य स्थिति, ये सारे चारों पॉइंट एक ही हैं। जहाँ विस्थापन का मान शून्य होता है, यानी कि जब पेंडुलम सिंपल लटका हुआ है, ठीक है, तो उस पोजीशन पे क्या होता है, विस्थापन शून्य होता है। कोई भी वस्तु जहाँ से अगर चलना प्रारंभ करती है उसी पॉइंट पे अगर रुक जाती है तो विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। दूरी की कुछ वैल्यू होती है लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
तो वही पॉइंट हम फिगर में अभी आपको दिखाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आप डिफिनीशन इनका देख लीजिए। अंत बिंदु क्या है? एंड पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि अगर कोई दोलक है उसको दोलन हम करेंगे तो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा हो, यानी कि जहाँ विस्थापन का मान महत्तम होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? अंत बिंदु कहेंगे। प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसको एग्जाम्पल में कई एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कोई कोई झूला झूल रही है बैठकर, अगर वो खड़ी हो जाती है तो झूले के आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब तभी समझ में आएगा जब आपको सारे टर्मिनोलॉजी पता हो, सारी शब्दावलियाँ पता हो। निलंबन बिंदु, निलंबन बिंदु क्या होता है? निलंबन बिंदु जिस बिंदु से हम पेंडुलम को लटकाते हैं उस बिंदु को हम निलंबन बिंदु कहते हैं। तो निलंबन बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, कोई भी पिंड होता है उसका अपना एक द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र होता है जिसपे उसका पूरा समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। मैं पिछले लेक्चर में आपको इसको समझाया हूँ, द्रव्यमान केंद्र के बारे में बताया हूँ। तो द्रव्यमान केंद्र से और जहाँ से वो लटकी हुई है, जहाँ से पेंडुलम लटका हुआ है, वहाँ तक की लंबाई को हम क्या कहेंगे? प्रभावी लंबाई कहेंगे। ठीक है। प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब वह बल जो दोलन करने वाली वस्तु को माध्य स्थिति में ला दे। ठीक है। अगर मान लो कोई वस्तु दोलन कर रही है, उस पर ऐसा फोर्स लगे कि वो जिस फोर्स जहाँ से माध्य स्थिति, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया था दोलन करना, उसी पे रुक जाए। ठीक है, उसी स्थिति में आ जाए। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि मध्य बिंदु, आपको पता है ऊपर बताया। अंत बिंदु, उनके बीच महत्तम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोलन करते हुए पिंड का, लोलक का या वस्तु का, उसे हम आयाम कहेंगे और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके पास एक लोलक है जो ये लटका हुआ है। इसका जो सपोज इसका जो द्रव्यमान केंद्र है यहाँ पे कार्य कर रहा, तो हम यहाँ से इसकी लंबाई लिए हैं, जहाँ से बस लटका हुआ है यहाँ तक की पूरी लंबाई लिए हैं, और इसको हम क्या कह दिए हैं? ये प्रभावी लंबाई यानी कि स्मॉल एल है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट में जो है, क्या ध्यान रखना आपको? इसके द्रव्यमान केंद्र से और जहाँ से लटकी हुई है लोलक, वहाँ तक की लंबाई को हम प्रभावी लंबाई कहेंगे, वहीं तक की वैल्यू को हम स्मॉल एल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा फिगर, इसमें देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो मैं आपको बताया निलंबन बिंदु, इस पॉइंट से लटकी हुई है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर निलंबन बिंदु कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये है मीन पोजीशन, यानी कि हमारा लोलक इस कंडीशन में लटका है जब हम इसे दोलन नहीं करा रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम माध्य स्थिति, मध्य बिंदु या माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, मिड पॉइंट भी कहेंगे इसे। अब इसको सपोज फोर्स लगा के इधर ट्रेवल कराया, तो यहाँ जाकर के ये लोलक क्या है? वापस लौट आता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि अंत बिंदु कहेंगे, जहाँ से वो जाकर के रिवर्स हो रहा है, अपनी गति को दोहरा रहा है। ठीक है। अब आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आयाम कहते हैं, यानी कि ये माध्य स्थिति से अंत स्थिति के बीच में क्या है? अधिकतम विस्थापन है, और इसी को हम क्या कह देंगे? एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा फिगर के माध्यम से सारे पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एक कंपन या जिसे हम दोलन कंपन या ऑसिलेशन कहते हैं। एक दोलन क्या है इसको हम समझते हैं, क्योंकि अगर आपको सारे टर्मिनोलॉजी, शब्दावली और एक दोलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर समझ पाएंगे अच्छे से, तो जो न्यूमेरिकल बनते हैं तो उस न्यूमेरिकल को करने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के लैंग्वेज समझ में आएगा तब जब आप इसके हर एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। देखिए, एक दोलन हम किसे कहते हैं? जैसे हमारा अभी ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए, हमारा अभी लोलक क्या है? माध्य स्थिति में है। इसको हम अंत स्थिति में ले गए, यहाँ से छोड़े, फिर ये गया दूसरी तरफ अंत स्थिति में, फिर माध्य स्थिति में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे। फिर से मैं अभी दूसरी फिगर दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे है लोलक, यहाँ से गए हम लेके गए अंत बिंदु पे, फिर वहाँ से इसको छोड़े तो ये सीधे गया दूसरी तरफ अंत बिंदु पे, फिर इसके बाद माध्य बिंदु में आ गया। तो ये जो ट्रेवल किया इतना, इसको हम एक दोलन बोलेंगे। ठीक है। इसे मतलब हम जहाँ से
दोलन को, जहाँ से हम लोलक को दोलन कराना शुरू किए थे उसी पॉइंट पे वो दोबारा आ जाएगा 4 आयाम को कवर करके। इस पूरे एक दोलन में 4 आयाम आएगा तो उसे हम कहेंगे एक दोलन। ठीक है, जैसे एक दोलन इक्वल टू 4 आयाम। दूसरा फिगर आप देख सकते हैं, इसमें अगर बस इस लोलक इस कंडीशन में है तो इसको हम यहाँ ले जाके छोड़े, फिर वो इसी पोजीशन में आ गया तो इसे एक दोलन कह दिए। जैसे आप अगर मान लो ऐसे है, इस पॉइंट पे है, इसको यहाँ पे ले जाके छोड़े और फिर पॉइंट इसी पॉइंट पे घूम के आ गया वो, तो हम इसे क्या कह देंगे, इसने एक दोलन किया। ठीक है, सेम स्प्रिंग में भी है, आप देख सकते हैं, इसको हम ऊपर दबाए फिर नीचे गया फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो क्या हो गया, एक दोलन हो गया। और स्प्रिंग ए वाली है, इस स्प्रिंग को हम ऊपर उठाए और नीचे आ गया, ये भी हमारा क्या हुआ, एक दोलन हो गया। ठीक है, तो एक दोलन इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू आयाम, यानी कि 4 बार आयाम के डिस्टेंस को कवर करेगा वो। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा आवर्तकाल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में क्या होता है। देखिए, एक दोलन हम समझ गए क्या होता है, 4 आयाम के बराबर ट्रेवल करेगा वो, तो एक दोलन कह देंगे हम। 4 आयाम के दूरी के बराबर जब ट्रेवल करेगा लोलक तो उसे हम एक आयाम के बराबर बोलेंगे, और आप समझ भी गए फिगर के माध्यम से। अब हम आवर्तकाल की बात करते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, जो एक दोलन में पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि आपकी जो अगर माध्य स्थिति में है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल की, फिर इधर गई, फिर ये माध्य स्थिति में यहाँ पॉइंट पे आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें जो टाइम लगेगा, जितना टाइम में एक दोलन पूरा करेगा उसे हम आवर्तकाल कहेंगे, और इसे कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, यदि m द्रव्यमान के पिंड को यल धागे की लंबाई से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप जो आवर्तकाल होता है उसका फार्मूला निकल के आता है T=2π√L/g, जहाँ L क्या है, प्रभावी लंबाई है, T क्या है, आवर्तकाल, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं। इस फार्मूले पे फार्मूला याद रखेंगे तो इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, जो हम आगे आपसे अभी डिस्कस करेंगे, तो इस फार्मूले को ध्यान रखिए। देखिए, m द्रव्यमान का लोलक भी था, लेकिन फार्मूले में m आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आवर्तकाल है वो जो पिंड का द्रव्यमान है या फिर लोलक का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि अगर हम प्रभावी लंबाई में 2% की वृद्धि कर दें तो हमारे आवर्तकाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको फार्मूला नीचे हम समझाते हैं। जैसे टी में प्रतिशत बदलाव क्या होगा, एल की घात इंटू एल में प्रतिशत बदलाव, यानी कि एल की घात कितना है, रूट है, रूट को हम कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, और एल में प्रतिशत बदलाव, यानी कि जो लंबाई में प्रतिशत बदलाव होगा उसका आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो हमारा टाइम में प्रतिशत बदलाव आ जाएगा। जैसे मान लो 2% लंबाई में वृद्धि हो रही है तो 1% हमारा क्या इसमें आवर्तकाल में वृद्धि हो जाएगी, आधा हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन फार्मूला तब काम करेगा जब कंडीशन है इसके यल में प्रतिशत बदलाव जो है 5% से कम हो, यानी कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रतिशत बदलाव कितना हो, 5% से कम हो, यानी कि 2% हो, 3% हो, 4% हो। ठीक है, तो यह सूत्र उपयोग होगा। अब उसमें अगर वृद्धि की बात करता है कि 2% वृद्धि हो गया तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, और माइनस अगर कह रहा कमी हो जाता है तो माइनस साइन यूज करेंगे फार्मूले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब आवृत्ति। आवर्तकाल तो आप समझ गए, एक दोलन समझ गए, आवर्तकाल समझ गए। अब हम देखते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अभी क्या था, दोलन में 4 आयाम के बराबर जो है कवर करता है डिस्टेंस, एक दोलन कहलाता है। ठीक है, और एक दोलन में जितना टाइम लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। अब आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में मतलब कितने दोलन होंगे उसकी संख्या को हम आवृत्ति कहेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आवृत्ति इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवर्तकाल का आप SI मात्रक देखे थे, वहाँ पे सेकंड है। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उनको हम डिस्कस करते हैं। आवर्तकाल का प्रभाव, टाइम पीरियड T आप जानते हैं 2π√L/g होता है, जहाँ पे L प्रभावी लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण, T आवर्तकाल है। यदि एक झूले में एक या कई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल नहीं बदलता है। ये पूछता है ऐसा एग्जाम्पल कि एक झूले पे एक लड़की बैठकर झूल रही है,
उस पर 2 लड़कियां और आके बैठ जाती हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, T=2π√L/g। इसमें मास नहीं यानी कि द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान कितना भी हो उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई कम होने से आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है, तथा झूला तेज हो जाता है। उल्टा होने पर उल्टा होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई है एक, जिस पे एक लड़की बैठी है, झूला झूल रही है, सपोज इस कंडीशन में बैठी है। ठीक है, अभी उसकी जो लंबाई है यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये उसका द्रव्यमान केंद्र है और ये हमारी क्या है, ये लंबाई आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन में जब बैठ के झूल रही है तो उसकी लंबाई एल आ गई। अब जब वही खड़ी हो जाती है तो वो इस कंडीशन में कहीं हो जाएगी, ऐसे कहीं खड़ी हो जाएगी तो लंबाई उसकी है, तो इस कंडीशन में कहीं हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र जो है लगभग सेंटर में काम करता है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में तो हमारा लगभग द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से देखिए प्रभावी लंबाई हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो प्रभावी लंबाई के घटने से हमारा क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। क्योंकि फार्मूला देखिए आप, T=2π√L/g। L क्या है, अंश में है, तो अगर L जो है हमारा घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। और इसके घटने से आवर्तकाल कम हो गया, इसका मतलब क्या है, वस्तु जो है आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या है, वस्तु जो है दोलन जल्दी जल्दी कर रही है, इसका मतलब क्या है, झूला तेज हो जाएगा। ठीक है, टाइम कम होने का मतलब क्या है, एक दोलन में लगे टाइम को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो टाइम यहाँ पे कम हो गया यानी कि आवर्तकाल कम हो गया। आवर्तकाल कम होने से क्या हो गया, टाइम कम हो गया। टाइम कम होने से क्या हो गया, एक दोलन जल्दी जल्दी मूव हो रहा है यानी कि झूला जो है तेज हो जाएगा। और अगर उल्टा पोजीशन हो तो उल्टा होगा, यानी कि अगर लड़की जो है खड़ी होकर झूल रही है, बैठ जाती है तो उसका द्रव्यमान के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे प्रभावी लंबाई उसकी बढ़ जाएगी। और प्रभावी लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा और झूला जो है वो धीमा हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा यानी कि एक दोलन में टाइम अधिक लगेगा, तो झूला क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा यानी कि कम धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है, घटने से बढ़ जाता है। आप फार्मूले में देख रहे हैं जी जो है हर में है, तो हर की वैल्यू बढ़ाने से पूरी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, और हर की वैल्यू घटाने से पूरी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हर में जी है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा, और जी का मान अगर कम है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले से कोरिलेट करके आप एग्जाम्पल को याद रखिए। गर्मी में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे काल आवर्तकाल बढ़ जाता है तथा घड़ी सुस्त हो जाती है। तो जैसे आप एक्सपेंशन जानते हैं, प्रसार होता है, तो जब गर्मी आती है तो उसकी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी। पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी। प्रभावी लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने से क्या होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी, धीरे चलेगी। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट, यहाँ से आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्प्रिंग का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या होता है इसका। T=2π√M/K, जहाँ पे क्या है, M द्रव्यमान का पिंड है और पिंड का द्रव्यमान है, K स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फार्मूले में चेंजर क्या था, वहाँ L/g था, यहाँ M/K है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान इसमें है। तो क्या होगा, स्प्रिंग का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग का आवर्तकाल होगा इस कंडीशन में द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जबकि सरल लोलक की स्थिति में जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो पेंडुलम में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा हमारी बनती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा में देखते हैं क्या फार्मूला डायरेक्टली ड्राइव होकर आता है, आपको याद रखना है, 12m ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है,
और गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ एम क्या है पिंड का द्रव्यमान है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, और वाई क्या है विस्थापन है, कैपिटल ए क्या है आयाम है। तो यहाँ से आप इसको याद रखिए डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कैसे ऊर्जा का संरक्षण बना रहता है इसमें। देखिए सबसे पहले हमारा पेंडुलम इस कंडीशन में है, तो हम यहाँ से अगर देखना चाहें इस कंडीशन में है तो यहाँ पे हमारा केवल काइनेटिक एनर्जी कार्य करेगा। रीजन क्या है, हम वस्तु को सबसे पहले अगर मूव करते हैं ऊपर की तरफ, समझ हमारा यहाँ इसके रेस्पेक्ट में हम हाइट लेते हैं, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हाइट लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं इसके रेस्पेक्ट में हाइट लेते हैं। देखिए ठीक है, एक मिनट, आपको हाइट लेना है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप पिंड को इधर मूव कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु गतिशील होगी तो उस समय क्या होगा काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इसीलिए वस्तु वापस आती है। तो यहाँ पे वेग जीरो होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, उसमें वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और के जीरो होगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन से अगर आप रेफरेंस ले यहाँ तो कुछ हाइट मिल गया है हमें, इस लाइन से अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो आपको जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पोजीशन में आपको हाइट मिल रही। जब हाइट मिल रही तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा, यानी कि जो अंत बिंदु होगा एक्सट्रीम पोजीशन एंड पॉइंट, वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी सपोज mgh या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम जब हमारा रिवर्स होके आता है पेंडुलम तो फिर क्या होता है, हमारा जो है उसकी गति बढ़ने लगती है और हाइट जो है कम होने लगती है। अभी जो रेफरेंस पॉइंट आपको दिखाया था यहाँ पे, इस रेफरेंस पॉइंट से देखिए यहाँ पे कुछ हाइट है, फिर आगे बढ़ेगा हाइट कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जब रिवर्स होगा हमारा पेंडुलम तो क्या होगा, हाइट कम होती जाएगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो जिस रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसी रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि P प्लस T यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है हम जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, उसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे बराबर होगी यानी कि कांस्टेंट होगी। क्योंकि जब हमारा पेंडुलम रिवर्स होगा उस समय गति बढ़ेगी जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और हाइट कम होगा जिससे हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उसी रेस्पेक्ट में हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए हर एक पॉइंट पे हमारा जो है के प्लस पी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है। तो इसमें अगर पूछा जाए एंड पॉइंट पे आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, और जो माध्य स्थिति में होगा केवल हमारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। फिर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा लोलक तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे फॉलो करता है यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है सरल आवर्त गति के कुछ समीकरण जो यूज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमारे इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं, फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे जो डिस्कस करेंगे। जैसे वाई से हम विस्थापन को डिनोट करेंगे, ए त्वरण, वी वेग, टी आवर्तकाल, ए आयाम, अल्फा कलात्मक कोण, ओमेगा कोणीय वेग, एन आवृत्ति और टी जो है हमारा टाइम है। तो पहला फार्मूला जो बनता है हमारा इक्वेशन 1, कोणीय वेग ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी, क्योंकि क्या होता है एन इजकल टू 1 बाई टी होता है। इस फार्मूले को भी आप नोट कर लेना, एन इजकल टू 1 बाई टी होता है, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। इसको नोट कर लेना, मैं ऊपर आपको नहीं बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे आप ये नोट करिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। तो वाई इजकल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा क्या है कोणीय गति, टी है टाइम, ए आयाम और वाई विस्थापन है। सिमिलर दूसरा वाई इजकल टू ए
कास्ट ओमेगा टी होता है। आप इसको नॉर्मली याद रखें। आपको कोई क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में वाई इक्वल टू कुछ इक्वेशन देगा साइन के रूप में, तो सीधे आप कंपेरिजन करके वैल्यू आपको मार्क करना रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे अगर हम देखना चाहें फार्मूले क्या बनता है, तो इक्वेशन 3 क्या है, वेलोसिटी के बारे में, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ ए क्या है आयाम है, वाई क्या है विस्थापन है। ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है और वाई विस्थापन है। तो ये सारे फार्मूले याद रखिए, डायरेक्ट आपको ये सारे वैल्यू दिए रहेंगे और आपसे पूछ लेगा कि आप त्वरण बता दो, वेग बता दो या फिर विस्थापन बता दो, तो आप इनके माध्यम से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। ठीक है। आशा करते हैं सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट बनाइए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।